नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डीडी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट बोल रहा हूँ। साथियों, भाइयों और बहनों और मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी को देश के 71वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभेच्छाएं और हार्दिक हार्दिक शुभेच्छाएं आपको देता हूं। भाइयों, हमने सन 1950 से गणतंत्र को अपनाया है। संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ और ये देश गणतंत्र, जनतंत्र, लोकशाही के तरीके से चलेगी, ये हमने तय किया। संविधान ने तय किया। जिन्होंने संविधान बनाया, उस संविधान सभा ने इसे संविधान के रूप में माना। तो हम पिछले 70-71 साल से, अभी आने वाला 71 साल है, 71 साल से हम गणतंत्र में जी रहे हैं। पर क्या वाकई में हम गणतंत्र में जी रहे हैं? अब आप के सामने कितनी ही ऐसे जीवंत समस्याएं हैं, आप देख रहे हैं। आज लोगों को लग रहा है कि जो चुनाव हो रहे हैं वो निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। आप सब देख रहे हैं कि जो न्याय हो रहा है वह निष्पक्ष नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जो व्यवस्था है, जो शासन और प्रशासन की व्यवस्था है, वो जो जिस प्रकार से निष्पक्ष होनी चाहिए वैसे निष्पक्ष नहीं रही गई है। तो जब निष्पक्षता नहीं रहेगी तो हम गणतंत्र को ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। जिंदा नहीं रहेगा, गणतंत्र जिंदा नहीं रहेगा। निष्पक्षता यह गणतंत्र के लिए सबसे ज़रूरी जो है उसकी बात होती है। निष्पक्ष अगर नहीं रहेंगे तो निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा और निष्पक्ष न्याय नहीं होगा, और जो सरकार बनेगी वो भी निष्पक्ष नहीं होगी। तो जब हम पक्षपात करना शुरू कर देंगे तो लोकशाही अपने आप खतरे में आ जाएगी। लोकशाही में निष्पक्षता बहुत ही ज़रूरी होती है। अब ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो गई है क्योंकि हमने बहुत सारे धर्म को, इस देश के नेटिव लोगों ने बहुत सारे धर्म को अपनाया है। अब धर्म अलग है और साथ साथ हमारा देश इतना बड़ा है कि भाषाएं भी अलग अलग है। हमारा खान पान भी कहीं कहीं मामले में अलग अलग हमको दिखाई देता है। कपड़ा पहनने का ढंग, बोल भाषा वगैरह, ये सब में बहुत सारी विविधता है। अगर हम ये विविधता को हम सहन नहीं करेंगे तो फिर हम एक नहीं हो सकते और निष्पक्ष नहीं हो सकते। तो निष्पक्ष आपको बनने के लिए इन चीज़ों को मानना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें जो है, विविधता तो है, धर्म है, भिन्न भिन्न धर्म है, तो इसको मानना पड़ेगा। भाषा अलग अलग है बहुत सारे, इसको मानना पड़ेगा। पर साथ साथ में हमने ये भी प्रयास किया है कि इस देश की एक भाषा हो। इंग्लिश भाषा काफ़ी हद तक इस देश में अभी बोली जाती है, समझी जाती है। पढ़े लिखे जितने भी है इंग्लिश को अच्छी धीरे धीरे समझने लगे, बोलने लगे भी है। हिंदी भाषा को भी अच्छी तरह समझा जाता है, चाहे वो दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, या पूर्व भारत हो, पश्चिम भारत हो। अब ये हिंदी भाषा ये पूरे विश्व ने अपने भारत की या देश की भाषा बन गई है। उसी प्रकार से अंग्रेजी भाषा भी देश की भाषा बन गई है। और जो प्रादेशिक भाषा है वो भी अपनी जगह ठीक ही है, पर साथ साथ ये अंग्रेजी और हिंदी के कारण वो लोगों को, पूरे देश को जोड़ने में हमको काफ़ी आसान हो रहा है। तो जहाँ भाषा का कोई ज़्यादा खास टकराव नहीं है, हमें
थोड़ा जो टकराव दिखाई देता है वो धर्म का दिखाई देता है। धर्म में हमें वैसे भी ज़्यादा टकराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म को हम दो श्रेणी में बांटते हैं। एक तो वो श्रेणी कि जिसमें अपने आप में उस धर्म में भेदभाव नहीं है, जो भेदभाव नहीं मानता है, वो भाईचारा मानता है, जिस समता मानता है, इस प्रकार का एक धर्म, इस प्रकार के एक जो है धर्म का वर्ग है। और दूसरा वर्ग ऐसा है कि जो ये भेदभाव मानता है, भाईचारा नहीं मानता है, समानता नहीं मानता है, असमानता को वो अपना जो है धर्म मानता है, वर्ण मानता है, जाति मानता है, भेदभाव मानता है, अस्पृश्यता मानता है, ऊंच नीच मानता है, ये एक धर्म। तो इस प्रकार से जो टकराव है अभी इस देश में हम देख रहे हैं कि जो असली टकराव है धर्म में है। धर्म के जो जो दो प्रकार किए हमने, उस दो धर्म के प्रकार में टकराव है। ये एक है वैदिक धर्म, जो कहता है वर्ण है, जाति है, भेदभाव है, अस्पृश्यता है, ऊंच नीच है, भेदभाव है, इस प्रकार की बातें हैं। उस धर्म का जो धर्म ग्रंथ है वेद है, उस धर्म का पुराना कानून जो रहा है वो मनुस्मृति रही है। अब जो और दूसरे जो धर्म हैं उसमें हम बुद्ध धर्म देख रहे, बुद्धिस्ट धर्म देख रहे हैं, जैन धर्म देख रहे हैं, सिख धर्म देख रहे हैं, क्रिश्चियन धर्म देख रहे हैं, और इस प्रकार से जो है मुस्लिम धर्म देख रहे हैं। अब इन धर्मों में भेदभाव नहीं है, भाईचारा है, समानता है। तो इसलिए वो क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। किसी समय में हम सभी मानव जो समाज है वो जो है नॉन वेजिटेरियन था। हम सभी लोग गाय, बैल, घोड़ा जो भी मिलता था जो वो उसको मार के हम लोग खाते थे, सभी खाते थे, वो चाहे कि इस धर्म के हो या उस धर्म के हो। और साथ साथ में हमने धीरे धीरे अपना जो है ये मानवतावाद में हमने जो प्राणी हत्या को हमने थोड़ा कम किया है। पर अब भी जो है संसार में जो खाते हैं, नॉनवेज जो खाते हैं वो खाते ही है, और उससे कोई अधर्म नहीं हो जाता है। तो एक तरफ में हम रहन सहन खान पान का जो हम देखते हैं कि अब काफ़ी हद तक एक हो गया है। अब जो है बौद्ध धर्मीय लोग हो चाहे जैन धर्मीय लोग हो, युवा जो है अब खान पान में ज़्यादा भेदभाव नहीं करता है। सिख धर्म का हो या जैन धर्म का हो, सब खान पान में अब हमने ये देखा है कि खान पान में कोई विरोध नहीं है, नहीं रह गया है। पर तब भी कुछ लोग कर रहे हैं खान पान में। आज जो है नकली लोग हैं कि जो कभी गाय का मांस खाते थे, आज वही लोग कह रहे कि गाय का मांस न खाया जाए। हमारी जो भावनाओं को ठेस पहुंचती है कहते हैं, पर क्या वो सच है? उनके धर्म में तो गाय को काटा जाता था और खाया भी जाता था। तो ये कहना तो ये मतलब नकलीपन है, इसको धर्म नहीं कहेंगे हम ये। और दूसरी बात, जिस नाम से वो कह रहे हैं कि हमारे धर्म ये गाय खाना गलत है वगैरह वगैरह, तो ये धर्म क्या, किसका धर्म है ये तो गाय खाने का जो नहीं काटना चाहिए कहने वाला धर्म जो ब्राह्मण धर्म नहीं है, दूसरे धर्म है, जैन धर्म है, वो बौद्ध धर्म है। इसमें अहिंसा को जो है बल दिया गया है। वे ब्राह्मण धर्म जो है, वैदिक धर्म है, उसमें तो इस प्रकार की कोई बात नहीं दिखाई देती है। वो तो होम हवन करते हैं, काटते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर ये लोग जो है हिंदू के नाम से ये कह रहे हैं कि हिंदू की भावना जो है आहत हो रही है। अब हिंदू ने तो कभी नहीं कहा कि हमने कभी गाय खाया ही नहीं है। हिंदू ने कभी नहीं कहा कि हमने जो मांस खाया ही नहीं है। हिंदू तो सब खाता है, आदिवासी जो है वो भी हिंदू है, सब खाते हैं। जो है जितने भी गैर ब्राह्मण हैं सभी खाते हैं। तो खान पान अब कोई जो है ये भेदाभेद का विषय नहीं रह गया। कपड़ा लत्ता जो है पहनना, ये भी भेदाभेद का विषय नहीं रह गया है। अब भाषा जो है वो भी भेदाभेद का विषय नहीं रह गया। तो भेदाभेद कहाँ है? भेदाभेद केवल दो ही चीज़ों में है। ये एक है जो धर्म है, ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म, और दूसरा जो बाकी के सभी दूसरे धर्म। ये ऐसे इस प्रकार का हम दो श्रेणी में वर्ग धर्मों को बांटते हैं और इनमें टकराव है। और ये टकराव के कारण जो है, जो लोकतंत्र में भी ये टकराव हमको दिखाई देता है। लोकतंत्र में क्या क्या टकराव है? लोकतंत्र में
लोग चाहते हैं कि जो गैर ब्राह्मीण धर्म है, जिसमें भेदभाव नहीं है, समानता है, ऊंच नीच नहीं है, वो जो है समाज की, वैसे समाज की निर्मित होनी चाहिए। और ब्राह्मीण वैदिक धर्म क्या चाहता है कि उनकी चतुर्वर्ण या जो भी वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, भेदभाव है, ऊंच नीच है, और इसको मान्यता देकर ब्राह्मीण को सर्वोच्च मान्यता मिले और ब्राह्मीण जैसा कहेगा वैसा देश का शासन चले। तो उसमें लोकतंत्र वहीं ख़त्म हो जाता है। अगर कोई एक जो धर्म के लोग ये कहते हैं कि हमारे कहने से ही इस देश का शासन चलना चाहिए, तो वही लोकतंत्र ख़त्म होता है। लोकतंत्र में जो है क्या होना चाहिए, लोगों का मतदान, और वो फेयर होना चाहिए। फेयर मतदान के लिए फिर आपको जो है अभी ये देखना पड़ेगा कि वो वाकई में जिस आदमी को, जो आदमी मतदान दे रहा है वही तो मतदान जाता है या नहीं जाता है, इसकी गारंटी होनी चाहिए। तो हम अभी जो नया कुछ सिस्टम इस प्रकार का ईवीएम मशीन आ गया है जिसमें कोई गारंटी नहीं दे रहा है, कोई ये नहीं कह रहा है कि आपने जो मतदान किया है वह जिसको आप करना चाहते थे उसी को गया है, क्योंकि अगर उसी को गया है तो मुझे पर्चा दीजिए, मुझे पता चले कि मैंने उसी को दिया या नहीं दिया है। उस पर नंबर हो, बैलेट पेपर का उस पर नंबर हो कि किस बैलेट पेपर के अंतर्गत मैंने नंबर दिया, और मशीन में भी वो नंबर दिखना चाहिए कि उसके बाद में अगर जब भी मुझे ज़रूरत ऐसे डाउट आता है कि क्या मैंने वाकई जिस आदमी को मैंने मतदान दिया है और मुझे जो पर्ची मिली है उसी को गया है या नहीं गया है, तो दोबारा अगर जब मशीन हम खोलेंगे और उसका काउंटिंग करेंगे, उस समय मैं देखना चाहता हूँ कि जिसको मैंने मतदान किया है उसी को दिया है या नहीं दिया, गया है या नहीं गया। तो मुझको मशीन में भी वही दिखना चाहिए और मेरे पास में जो वोटर का जो पर्ची आया है मतदान का देने के बाद में, उसमें भी वो आना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता, मेरे पास में हो सकता है आप मुझे पर्ची दे दे जिसमें जिसको मैंने मतदान किया है उसका वो पार्टी का नाम दिखाई दे, पर जब मशीन में जाने के बाद में अगर आप ये नहीं बता सकते कि मेरा वोट किसको गया, तो मैं कहूँगा कि सर ये जो है गोलमाल है। मैं चाहता हूँ कि मेरा वोट कभी भी मैं उसको चेक कर सकूँ, ये मेरा अधिकार है। ये नहीं हो सकता है कि मैंने मतदान दिया और मैं भूल जाऊँ, ये कैसे हो सकता है। मैं तो अपना मतदान को जो है कभी भी चेक करना चाहूँ तो करने के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। पर ऐसी व्यवस्था जब नहीं होती है ईवीएम के इसमें, तो लोगों को सबसे बड़ा खतरा ईवीएम से ही लोकतंत्र को निर्माण हो जाता है। तो आज जो खतरा है वो दो प्रकार से खतरा है लोकतंत्र को, एक है ईवीएम मशीन और दूसरा है जो ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म। वैदिक धर्म और ईवीएम मशीन, ये दोनों से इस देश के लोकतंत्र को खतरा है। अभी हमने देखा दिल्ली के बॉर्डर पर किसान ये मांग कर रहे हैं कि जो बिल पास किए गए उसको 3 बिल किसान विरोधी बिल है उसको वापस किया जाए। सरकार तो पहले दिल्ली में लोगों को आने ही नहीं देना चाहती, किसानों को। फिर उनको जो है उन्होंने ये कहा कि आप 26 जनवरी को आप अंदर नहीं आ सकते देश के ये राजधानी के अंदर में। और फिर अभी अभी पता चला है कि उनको बॉर्डर पर जो हाईवे है उस पर उनको ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए वो परमिशन दी गई 3-4 जगह से। ठीक है, परमिशन मिली है, किसानों को परमिशन मिला बड़ी अच्छी बात है, पुलिस ने परमिशन दी है। ये इसमें सरकार का जो है, सरकार तो वो सरकार के लोग हैं, मंत्री है, वो तो बहुत कुछ गलत किसानों के बारे में कहते रहे। तो जो होने जा रहा है कि किसान की सबसे बड़ी रैली इस देश में निकलने वाली है। लोग कहते हैं कि ये अभूतपूर्व है, कभी ऐसा हुआ नहीं है, न इसके बाद कभी होगा। ये लाखों किसान अपने ट्रैक्टर लेके देश का तिरंगा उस पर लगाकर जो है रैली निकालेंगे, लाखों ट्रैक्टर की, और लाखों किसान, देश से आए हुए लाखों किसान उस रैली में भाग लेंगे। वो 71वां गणतंत्र दिन की सबसे बड़ी रैली होगी जो विश्व देखेगी। और ये देश तो वैसे भी किसानों का देश है, तो किसानों का देश होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा किसान
ऐसे किसान रैली में जो अगर भाग लेते हैं तो ये कोई मतलब इसकी बात नहीं है कि ये तो हो सकता है, होना भी चाहिए। जब किसान सबसे ज़्यादा इस देश में, तो ये देश भी अगर किसानों का है और तो इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसमें भाग लेंगे, तो सबसे बड़ी रैली भी तो किसानों की ही होगी। और जो देश की सरकार जो गणतंत्र परेड करेगी दिल्ली में, वो अपनी जगह है। वो तो डिफेंस के जो पर्सनल है, डिफेंस के सैनिक है, उसमें वो एनसीसी के लोग हैं और भी कई लोग हैं उसमें हिस्सा लेते हैं। वो डिफेंस का एक 1950 से वो जो कार्यक्रम चल रहा है वो कार्यक्रम है। उसमें राष्ट्रपति भाषण देते हैं, अच्छी बात है। कोई कुछ लोग बाहर से भी आते हैं देखने के लिए, और बच्चों, खासकर बच्चे, स्कूल के बच्चे तो उसमें उसको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। दिल्ली के सारे स्कूल से उसमें आते हैं कुछ बच्चे। तो इस प्रकार का जो है 2 गणतंत्र दिवस पर 2 बड़ी रैलियाँ होने जा रही है। ये एक है किसान रैली, महारैली, उसे हम महारैली करेंगे। वो जनता की रैली है, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। सरकार तो उसको चाहती थी कि रैली ना निकले। और दूसरी है सरकारी रैली, जो है डिफेंस के लोग जो हमेशा की तरह उसको निकालेंगे और उसमें हमारा फोर्स का जो ताकत है उसको बताया जाएगा। तो दोनों खुशी की बात है। जय जवान जय किसान, ये तो ठीक है, ये अपनी जगह है, अच्छी बात है। तो उसके बाद में क्या, 26 जनवरी के बाद में क्या क्या किसानों की मांगे मानी गई है? किसान ने जो कहा था, किसानों ने, कि 3 कृषि कानून जो उनके खिलाफ है उसको वापस लिया जाए, वो क्यों वापस लिए गए हैं? क्या उनको मिनिमम जो प्राइस है उसकी गारंटी दी गई है? उनके जो माल है वो माल को मिनिमम प्राइस होगी उसकी गारंटी दी गई है? इस प्रकार का कोई कानून बना है? अभी तो नहीं बना है। अब लोकसभा बैठेगी, पता नहीं जिनके पास में बहुमत है वो बहुमत के इससे वो लोग उसको वापस लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, या फिर अपने अड़ेल तट्टू उनका जो रवैया रहा है वैसे ही वो कहेंगे कि भाई हमारा तो बहुमत है, बहुमत से हमने पास किए कानून है, हम वापस नहीं लेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा जो है, किसान जो ऐसा सोचते हैं कि वापस ले लेंगे, वैसा भी हो सकता है। पर ये होने से क्या जो है इस देश का गणतंत्र, इसको हम मान ले कि अब गणतंत्र ठीक ठाक हो जाएगा? गणतंत्र क्या ठीक ठाक हो जाएगा? गणतंत्र पे जो न्याय जो है, निष्पक्ष न्याय होना चाहिए, क्या वो शुरू हो जाएगा? जो जो मतदान है निष्पक्ष होना चाहिए, वो शुरू हो जाएगा? तो ये जो चीज़ें हैं, क्या इस देश से ब्राह्मण धर्म खत्म हो जाएगा? तो ये तो ख़त्म तो होने का कोई हमको ऐसा फ़िलहाल तो कोई कारण नहीं नज़र आता है। फिर वो रैली, किसानों की रैली हो या फिर देश की सरकार ने जो गणतंत्र परेड करते हैं उसकी बात हो। राष्ट्रपति क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति तो कभी ये ख़त्म करने की बात ही नहीं करते हैं कि इस देश से ब्राह्मण भगाओ, कभी नहीं कहते हैं, न पंत प्रधान कहता है। तो जब विदेशी ब्राह्मण भागेंगे नहीं, और जब तक इस देश में वर्णवाद, जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच ये रहेगा, तो ये निष्पक्षता कैसे हम इसको लागू कर सकते हैं? तो निष्पक्षता तो लागू करना बहुत ही मुश्किल काम है। हम ये अच्छी अच्छी बातें भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कही गई हो, और ये संविधान ये 71 साल ही क्या, मैं तो 700 साल भी इसको आप लगा के देख लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि देश से ब्राह्मण भागेगा संविधान के कारण। तो उल्टा संविधान के कारण जो है ब्राह्मणवाद मजबूत हो रहा है। तो मजबूत संविधान के कारण में अगर ब्राह्मणवाद मजबूत होता है, ब्राह्मण तंत्र मजबूत होता है, तो लोकतंत्र तो मरना स्वाभाविक है, और वो मरेगा तो ये देश भी जो है ख़त्म हो जाएगा। अब देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो आपको किसी न किसी की तो आहुति देनी पड़ेगी। आपको जो गलत है उसको गलत कहना ही पड़ेगा। आपको देश के हित में जो है उसको आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा, कहना ही पड़ेगा कि ये देश के अहित में है, कहना ही पड़ेगा कि ये गणतंत्र के ही अहित में है। फिर वो चाहे कोर्ट हो, हमारा इलेक्शन कमीशन हो, या सरकार जो बहुमत से चुनी गई सरकार हो, अगर वो गलत है तो हमको जो जनता को ये कहना पड़ेगा कि ये गलत है।
जब तक ये हम कहेंगे नहीं कि ये गलत है, तब तक जो है इस देश में सच्चे मायने में जो है गणतंत्र नहीं आ सकता है। आपको मालूम है कि बहुमत का मतलब सब कुछ ठीक होता है, ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जो है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को उनके गणराज्य ने कहा कि आप हमारी बात नहीं मानते, आपको हमारा ये गण राज्य जो है आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो गणराज्य को छोड़ के जो है सिद्धार्थ बाहर निकले, उन्होंने गणराज्य छोड़ दिया, शाक्य गणराज्य। और फिर उनको ये लगा कि भाई जिस कारण से मैंने छोड़ा है जो कोली और शाक्य इसमें नदी के पानी के बंटवारे के लिए जो वाद विवाद और युद्ध की स्थिति निर्माण हो गई थी, वो अगर बात का कारण क्या है, मूल कारण क्या है, ये जानने की कोशिश करना चाहिए। और अशांति का कारण क्या है, इसको खोजना चाहिए। तो उन्हें क्या पता चला, भगवान गौतम बुद्ध को पता चला है कि जो है अशांति का मूल कारण जो है वो तृष्णा है। तो तृष्णा कहाँ है इस देश में? तृष्णा कहाँ है? आप देखिए, तृष्णा इस देश में हम देखते हैं कि तृष्णा जो है वैदिक धर्म में है, वैदिक धर्म में है, ब्राह्मणों में है, इनमें है सबसे बड़ी तृष्णा। वो चाहते हैं कि इस देश की सत्ता उनके पास में रहे। वो चाहते हैं कि इस देश का जो है सब कुछ वो जैसा कहते हैं वैसा होना चाहिए। वो चाहते हैं कि उनका जो वर्ण जो है सबसे ऊपर होना चाहिए और सारे फायदे उनको मिलना चाहिए। और जो है वो चाहते हैं कि भाई वर्ण रहे, कायम रहे, जाति कायम रहे। वो जैसे जैसे सोचते हैं, तो उन्होंने फिर ये अपनी सोच को मजबूत करने के लिए कुछ संगठनाएं भी बनाई हैं। वो तो छोड़ना नहीं चाहते, अपना हक जो है, अधिकार जो है वो छोड़ना नहीं चाहते, जबकि वो विदेशी है, इस देश पर उनका कोई अधिकार नहीं है। उसके बावजूद भी वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। और जो 97% नेटिव है, जो मालिक है इस देश के, वो उनको हकालना नहीं चाहते। हकालना क्यों नहीं चाहते मेरे समझ में नहीं आता है। जबकि अगर आपको गणतंत्र बचाना है, अपनी खुशी आपको चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं जो है ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपके अशांति का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है। तो दुख का कारण अगर तृष्णा है, ब्राह्मणों की तृष्णा है, तो उस तृष्णा को हमको नष्ट करना पड़ेगा। ब्राह्मण अपनी तृष्णा, अपनी आकांक्षा है, तो हम देख रहे 2,5-3 हज़ार साल से वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा जो है ये ब्राह्मणवादी सरकारी व्यवस्था बनने के कारण उन्होंने अपना जो है मोर्चा अब जो है संविधान ख़त्म करने की तरफ में लगाया है। तो हमको ये भी थोड़ा कुछ सोचना पड़ेगा। तो मैं इस गणतंत्र दिवस पर यही कहूँगा कि आप इसको सोचिए, तृष्णा किस में है? तृष्णा ब्राह्मणों में है, विदेशी ब्राह्मणों में। तो इसको सोचिए और इसको ख़त्म करिए। बस यही। जय हिंद, जय नेटिव, यहीं तक।